सर, तो आप हमें सिम्पटम्स के बारे में और डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिम्पटम्स कौन-कौन से जिस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आप पता चल सके कि प्रिकॉशन मेजर्स भी ले सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक के लिए? देखिए पहले अगर अपन ये बात करें कि ब्रेन स्ट्रोक को कैसे पहचानें, तो एक एक्रोनिम है जिसको हम बोलते हैं फास्ट की भाषा। अगर मरीज बोल नहीं पा रहा है या तुतला के बोल रहा है, हैं? ये एक स्ट्रोक का सिम्टम हुआ। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर ब्रेन स्ट्रोक जैसे सड़क पे चलते हुए आदमी को आ गया, तो आप हम एज अ ऑडियंस या कोई भी उसको कैसे मेजर्स कर सकते हैं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले? हम अगर कुछ फर्स्ट एड या कुछ प्रोवाइड कर सकते, ऐसा कुछ है? और ऐसा कोई ऐसे फर्स्ट एड या ऐसा नहीं है। अपने को पेशेंट को तुरंत किसी नजदीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का क्या मतलब हुआ? उस हॉस्पिटल में एटलीस्ट सीटी स्कैन मशीन होनी चाहिए। अगर एमआरआई ना से एक सीटी स्कैन मशीन होनी चाहिए। नमस्कार, मैं नमिता देवरा। आज हमारी खास मुलाकात वॉक एंड टॉक शो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास गुप्ता सर, जो एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने बारे में कुछ चीज़ बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूँ। मैंने एमबीबीएस प्रेस्टिजियस एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से की और फिर मैंने अपनी डीएम न्यूरोलॉजी भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से ही की। डीएम करने के बाद मैं अलग अलग अस्पतालों में रह के अभी पिछले 5 साल से मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है स्ट्रोक में, एपिलेप्सी में, हेडेक में और मूवमेंट डिसऑर्डर्स में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ ब्रेन स्ट्रोक? उससे क्या चीज़ होती है? आजकल आज के इन्वायरमेंट में ब्रेन स्ट्रोक, जैसे इतनी हीट है, तो उसका क्या कारण हो सकता है इतना ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक के हाई रेट्स का पेशेंट्स के साथ? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन अटैक। जैसे हार्ट अटैक होता है, दिमाग की खून की नसों से दिमाग को खून पहुंचता है। वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। हमारे शरीर में हम जो भी हम लोग करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब दिमाग से कंट्रोल होता है। जब कभी भी ऐसा हो कि वो खून की सप्लाई रुक जाए, बाधित हो जाए, तो वो एरिया, जिस एरिया की सप्लाई बाधित हुई है, वो जो है वो डैमेज हो जाता है और वो डैमेज परमानेंट होता है। तो वो जिस भी एरिया का डैमेज होता है, हाँ, तो वो एरिया अपना काम करना बंद कर देता है। ये 2 तरीके से होता है, या तो खून की नस में रुकावट आ जाए या खून की नस फट जाए, है ना। 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक यानी खून के नस में रुकावट आ गई, आगे खून का संचार नहीं हो पा रहा है, या खून की नस फट गई है और जो खून का जो बहाव प्रॉपर्ली होना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। तो ये है, इसकी वजह से आमतौर पे जो हमको देखने को मिलता है कि मरीज का एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर दें या कम काम करे, जबान तुतला जाए। इसके अलावा मरीज को सर दर्द हो सकता है, डबल दिखना या कम दिखना अचानक से। ये हमेशा अचानक से होता है। हमेशा खास बात स्ट्रोक की, जो ब्रेन स्ट्रोक की होती है, अचानक से होता है। एक पल मरीज ठीक है, अगले पल उसको सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। सर, तो आप हमें सिम्टम्स के बारे में और डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम्स कौन-कौन से जिस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आप पता चल सके कि प्रिकॉशन मेजर्स भी ले सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक के लिए? देखिए पहले अगर अपन ये बात करें कि ब्रेन स्ट्रोक को कैसे पहचानें, तो एक एक्रोनिम है जिसको हम बोलते हैं फास्ट, FAST। F का मतलब है फेस। अगर मरीज का चेहरा टेढ़ा हो जाए, एक तरफ झुक जाए, तो वो F से हम फेस को देखते हैं। A का मतलब होता है आर्म। अगर मरीज अपना हाथ नहीं उठा पा रहा है, तो वो A से हो गया आर्म। और S का मतलब होता है स्पीच। स्पीच मतलब बोली, उसकी भाषा। अगर मरीज बोल नहीं पा रहा है या तुतला के बोल रहा है, ये एक स्ट्रोक का सिम्टम हुआ। इसके अलावा T का मतलब होता है टाइम, यानी कि ये T इसलिए ऐड किया है इसमें, ये समझाने के लिए कि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना जल्दी और मरीज को हॉस्पिटल ले जाके और इलाज का प्रबंध करेंगे, मरीज को फर्दर डैमेज होने की संभावना उतनी ही कम है। तो एक बार फिर से मैं करता हूँ। F से मतलब चेहरा, चेहरे में टेढ़ापन आ जाना या एक तरफ का चेहरा लटक जाना। A से आर्म, हाथ नहीं उठना, कम उठना। S से स्पीच,
जबान तुतला जाना या बिल्कुल नहीं बोल पाना और टी सेट टाइम। तो अगर मुंह टेढ़ा हो रखा है, हाथ नहीं उठ रहा है और जबान तुतला रही है, तो ये लकवे के लक्षण हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखिए हाँ, कुछ हद तक जो है ये ब्रेन स्ट्रोक जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज अपन कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो हमको समझने पड़ेंगे। पहले हम वो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जिनको कंट्रोल करके हम ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो पहले हम बात करें हाइपरटेंशन या ज़्यादा बीपी होना, है ना। हाई बीपी होना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है ना। इसके अलावा डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, ज़्यादा अल्कोहल लेना एक रिस्क फैक्टर है, कुछ हार्ट की बीमारियां अगर होती है ना, तो उनकी वजह से भी मरीज को स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट से थक्का दिमाग को जा सकता है। इसके अलावा मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे ही हमेशा काम करते रहना, है ना। कुछ जो है अनुवांशिक ब्लड के डिफेक्ट्स होते हैं, उनमें ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बीपीएम एक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ये भी एक कारण है। तो बीपी कंट्रोल करके, शुगर कंट्रोल करके, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके, रोज नियमित एक्सरसाइज करके, अपने मोटापे को कंट्रोल करके, है ना, अगर हार्ट में कोई दिक्कत है तो चिकित्सक से सलाह लेके उस तकलीफ को ठीक करके हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं रिस्क फैक्टर, कुछ कारण जिनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे बढ़ती हुई उम्र। अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फैमिली में हिस्ट्री हो किसी को पहले स्ट्रोक आने की या हार्ट डिजीज की, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट को पहले स्ट्रोक आ रखा हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, जिसमें उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा पास्ट है उसका हम कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा जैसे रेशल होते हैं, जैसे जो ब्लैक लोग हैं, जैसे अफ्रीकन लोग हैं, उनमें कई बार देखा गया है कि स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी, रिस्क उनको ज़्यादा होती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर महिलाओं में थोड़ा सा स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी पुरुषों के मुकाबले कम होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर ब्रेन स्ट्रोक जैसे सड़क पे चलते हुए आदमी को आ गया, तो हम एज अ ऑडियंस या कोई भी उसको कैसे मेजर्स कर सकते हैं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम अगर कुछ फर्स्ट एड या कुछ प्रोवाइड कर सकते, ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो हमको पेशेंट को या पेशेंट के जो 7 लोग हैं, ये बेसिकली हमको पूरे समाज में ये जागरूकता फैलानी है कि हम स्ट्रोक को कैसे पहचानें। जो फास्ट मैंने बताया वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फास्ट से पहचानो स्ट्रोक को। और ऐसा कोई ऐसी फर्स्ट एड या ऐसा नहीं है, अपने को पेशेंट को तुरंत किसी नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का क्या मतलब हुआ, उस हॉस्पिटल में एटलीस्ट सीटी स्कैन मशीन होनी चाहिए, अगर एमआरआई ना से एक सीटी स्कैन मशीन होनी चाहिए। और या तो वहाँ का जो इंटेंसिविस्ट यानी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है या फिजिशियन एटलीस्ट होना चाहिए। बेस्ट है अगर वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट फिजिशियन तो वहाँ पे होना ही चाहिए और स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे तुरंत लेके जाना है। हम अगर मरीज को 4.5 घंटे के अंदर अंदर किसी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ले जा पाते हैं, तो वहाँ पर एक थक्का गलाने की दवा होती है, जिससे ब्लॉकेज जो है वो रुक जाए, ब्लॉकेज हट जाए, है ना। तो वो दवा देके जो है मरीज को काफ़ी फायदा पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी होती है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का मतलब ये है कि हम लोग जो है खून की नस में, पैर की नस के जरिए हम दिमाग तक जाते हैं और जो थक्का है उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये भी हम 6 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं। किसी कंडीशन में, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं उसमें हम 24 घंटे तक भी ये प्रक्रिया मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की यूज करके मरीज को फायदा पहुंचा सकते हैं, है ना। और इनके मिरेकुलस रिजल्ट होते हैं, बिल्कुल चमत्कार के जैसे रिजल्ट आते हैं किन्हीं पेशेंट्स में, सब में नहीं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपन पहले स्ट्रोक के लक्षण पहचानें, फास्ट याद रखें और तुरंत मरीज को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल लेके आएं। सर आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, तो मोस्टली ज़्यादा एज क्राइटेरिया क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक के लिए स्पेसिफिक? इस उम्र वालों को ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, नवजात को भी हो जाता है ना, ब्रेन स्ट्रोक पर। लेकिन ये ज़्यादातर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वे वृद्धावस्था में ये होने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है बजाय के युवा लोगों के।
है ना। एक आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे मिस हो गया कि ये गर्मी में जो है, वैसे तो देखिए स्ट्रोक बोलते हैं हम ज़्यादा कि सर्दी के दिनों में ज़्यादा होता है। सुबह सुबह सर्दी में 2 से 4 के बीच जो है स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो उस वक्त जो है खून थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत सारी वजहों की बहुत सारी कारणों की वजह से। और अभी जो गर्मी में है, गर्मी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन वाली। लोग बाहर जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, है ना, तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने से जो पेशेंट का खून है वो गाढ़ा हो जाता है। उस कंडीशन में जो एक सबसे ज़्यादा एक वो होती है, हम उसको बोलते हैं सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो दिमाग से जो खराब खून जो लेके आती है सफाई के लिए, जो नसें होती है, वेन्स बोलते हैं हम, जो दिमाग की जो वेन्स हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो उनकी संभावना जो है ये गर्मी की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी वजह से वो बढ़ जाती है। तो सर्दी और गर्मी में दो अलग अलग ये जो है कारण है स्ट्रोक की होने के। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर अवेयरनेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक हमारी ऑडियंस को? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक ही नहीं, सभी बीमारियों के लिए एक ही चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि जो बचाव है वो उपचार से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो बचाव के लिए क्या करना है, हमको ध्यान रखना है, अपने रिस्क फैक्टर पहचानने हैं। अगर बीपी है तो उसका इलाज लेना है, शुगर है तो उसका इलाज लेना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है, अपने को स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है। अल्कोहल भी अगर ना ले तो बहुत अच्छा है, अगर ओकेजनल मॉडरेट अमाउंट में ले तो एक बार फिर भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन बिंज ड्रिंकिंग, एकदम से बहुत सारी अल्कोहल लेना, रोज अल्कोहल लेना, वो भी नुकसान कर सकता है। अपना कोलेस्ट्रॉल हमको कंट्रोल करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर हम हफ्ते में 5 दिन भी 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो दैट इज गुड इनफ, वो काफ़ी है ना, इतना टाइम हम निकाल सकते हैं। बाकी अगर हम और ठीक से एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो उससे हमारे स्ट्रोक से हम उससे बच पाएंगे, है ना। इसके अलावा अगर हमको कोई हार्ट की दिक्कत है तो हम उससे जो है इलाज लेके उससे हम बच सकते हैं। खून की नसों की दिक्कत होती है, गर्दन की खून की नसें जो दिमाग को सप्लाई करती है, कई बार वो भी डिजीज होती हैं, है ना। तो हम रेगुलरली अगर डॉक्टर के टच में रहेंगे तो अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पहचान सकते हैं और हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है कि अपने रिस्क फैक्टर पहचानें, ठीक है। और भगवान न करे अगर स्ट्रोक आ ही जाए, किसी को भी आ जाए, हमको पेशेंट के जो परिजन होते हैं, परिवार वाले, दोस्त लोग हैं, उनको फास्ट के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, रिस्क फैक्टर पहचानना और मरीज को लकवा आ गया है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, उसको पहचानना, ताकि हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाके मरीज को फायदा पहुंचा दें।